लेक्चर 5 हेडिंग है अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर के बीच क्या रिलेशन होता है, इन दोनों का संबंध सरकार के साथ कैसे होता है, अर्थात इन दोनों का संबंध वित्तीय संस्थानों से कैसे होता है और इन दोनों का संबंध शेष विश्व के साथ कैसे होता है। चलिए देखते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। एक तरफ उपभोक्ता क्षेत्र पारिवारिक क्षेत्र है और दूसरी तरफ उत्पादन क्षेत्र अर्थात औद्योगिक क्षेत्र है। उपभोक्ता क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र को उत्पादन के साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन प्रदान करता है और दूसरी तरफ उत्पादन क्षेत्र उपभोक्ता क्षेत्र को साधन आय अर्थात फैक्ट्री इनकम के रूप में किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ देता है। उत्पादन क्षेत्र वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करता है और उसे उपभोक्ता को देता है और उपभोक्ता इसके बदले उत्पादन क्षेत्र को वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग व्यय देता है। अब उत्पादक और कंज्यूमर अर्थात प्रोड्यूसर कंज्यूमर का संबंध हम वित्तीय क्षेत्र से देखते हैं। जब उपभोक्ता क्षेत्र को साधन आय के रूप में किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ उत्पादन क्षेत्र से प्राप्त होता है तो उनमें से कुछ वह खर्च करता है और कुछ को वित्तीय क्षेत्रों में जमा करता है अर्थात बैंक में जमा करता है। अब बैंक उत्पादक क्षेत्र को ऋण प्रदान करती है और उत्पादक क्षेत्र उस ऋण के बदले ब्याज देता है बैंकों को और वही बैंक उपभोक्ता क्षेत्र को ब्याज देती है, जो पैसा उपभोक्ता क्षेत्र बचत के रूप में बैंकों में रखा था उस पर। अब हम उपभोक्ता क्षेत्र एवं उत्पादन क्षेत्र के संबंध को सरकार के साथ देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं उपभोक्ता क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र दोनों ही सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार इस टैक्स के बदले उपभोक्ता क्षेत्र को स्थानांतरण भुगतान अर्थात ट्रांसफ़र पेमेंट के रूप में स्कॉलरशिप या फिर वृद्धा पेंशन देता है। सरकार जब उत्पादन क्षेत्र से टैक्स लेता है तो सरकार उत्पादन क्षेत्र को सब्सिडी देता है। अब हम उपभोक्ता क्षेत्र का शेष विश्व के साथ संबंध को देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि उपभोक्ता क्षेत्र विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं अर्थात इसे मानव बल का निर्यात कहा जाता है अर्थात एक्सपोर्टिंग मैन पावर। और जो लोग विदेशों में काम करते हैं वह अपने देश में अपने परिवार के पास पैसा भेजते हैं जिसे विदेशी प्रेषण कहा जाता है अर्थात फॉरेन रेमिटेंस कहा जाता है। अब हम उत्पादन क्षेत्र का शेष विश्व के साथ संबंध को देखते हैं। उत्पादन क्षेत्र विश्व के अन्य देशों के साथ आयात करता है और जिन देशों से आयात करता है उन्हें आयात का भुगतान करता है तथा उत्पादन क्षेत्र विश्व के अन्य देशों के साथ निर्यात भी करता है और उसके बदले वह निर्यात शुल्क प्राप्त करता है जिसे निर्यात प्राप्तियां कहते हैं। इस डायग्राम में हम लोग देखें कि कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर में क्या संबंध होता है, उन दोनों का संबंध सरकार के साथ कैसा होता है तथा उन दोनों का संबंध शेष विश्व के साथ कैसा होता है। यही है अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह। अगला हेडिंग है वास्तविक प्रवाह अर्थात रियल फ्लो। उपभोक्ता क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र की ओर उत्पादन के साधन का प्रवाह एवं उत्पादन क्षेत्र से उपभोक्ता क्षेत्र की ओर वस्तु और सेवाओं का प्रवाह वास्तविक प्रवाह कहलाता है। अगला हेडिंग है वास्तविक क्षेत्र अर्थात रियल सेक्टर। पहला पॉइंट है यह प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन से संबंधित है एवं यह जीडीपी में अपना योगदान देता है। दूसरा पॉइंट है इसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होते हैं: ए उपभोक्ता, बी उद्यम / उत्पादक, सी किसान, डी समाज सेवा संगठन ब्रैकेट में गैर लाभकारी संगठन। अगला हेडिंग है मौद्रिक प्रवाह अर्थात मनी फ्लो। उत्पादन क्षेत्र से उपभोक्ता क्षेत्र की ओर साधन आय का प्रवाह एवं उपभोक्ता क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र की ओर वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग व्यय मौद्रिक प्रवाह कहलाता है।
अगला हेडिंग है स्थानांतरण ऑब्लिक हस्तांतरण भुगतान अर्थात ट्रांसफ़र पेमेंट। यह भुगतान सरकार के द्वारा उपभोक्ता क्षेत्र को किया जाता है एवं जिसके बदले उपभोक्ता क्षेत्र सरकार को कोई सेवा नहीं देते हैं। अगला हेडिंग है सब्सिडी। सब्सिडी का भुगतान सरकार उत्पादन क्षेत्र को करती है उपभोक्ता क्षेत्रों के स्थान पर। अगला हेडिंग है मुद्रास्फीति। जब सामान्य कीमत स्तर अर्थात संपूर्ण देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमतों में लगातार वृद्धि होती है एवं मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है, मुद्रास्फीति कहते हैं अर्थात इन्फ्लेशन। अगला हेडिंग है मुद्रास्फीति का कारण। जब अर्थव्यवस्था में अधिक मुद्रा आपूर्ति होती है अर्थात तरलता बढ़ती है जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के मांग में वृद्धि होती है एवं मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। अगला हेडिंग है मुद्रास्फीति का नियंत्रण। भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के द्वारा एवं सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम करते हैं एवं मुद्रास्फीति का नियंत्रण करते हैं जिसे विमुद्रास्फीति अर्थात डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। अगला हेडिंग है अपस्फीति ऑब्लिक अवस्फीति अर्थात डिफ्लेशन। जब सामान्य कीमत स्तर अर्थात संपूर्ण देश की सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की औसत कीमतों में लगातार गिरावट आती है एवं मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है, अपस्फीति कहते हैं। अगला हेडिंग है अपस्फीति का कारण। जब अर्थव्यवस्था में कम मुद्रा आपूर्ति होती है अर्थात तरलता में कमी आती है जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के मांग में कमी आती है एवं मुद्रा अपस्फीति उत्पन्न होती है। अगला हेडिंग है अपस्फीति का नियंत्रण। भारत में अपस्फीति का नियंत्रण आरबीआई अपनी मौद्रिक नीतियों के द्वारा एवं सरकार अपने राजकोषीय नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाती है एवं मुद्रा अपस्फीति का नियंत्रण करती है। इसे पुनः स्फीति अर्थात रिफ्लेशन कहते हैं।